हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कैसे कोई ड्रग हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड वेसल तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें पता है कि ब्लड वेसल पे कोई ड्रग पहुंच चुका है, वो आगे डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला है ब्लड फ्लो, उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरी परमिएबिलिटी, फिर देखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग और लास्ट में देखेंगे सॉल्युबिलिटी कैसे एक ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर बात करें ब्लड फ्लो के बारे में, तो ये तो हमने जैसे वहां पे भी देखा था एब्जॉर्प्शन के वक्त कि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। तो सिमिलरली किसी ऑर्गन में जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ज्यादा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो कम रहेगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कम हो पाएगा। अगर हम बात करें जैसे कि हमारे लिवर, किडनी, ब्रेन, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं लिवर, किडनी, यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या रहता है, बहुत हाई रहता है। तो यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा ड्रग ब्लड के साथ जितना फ्लो होगा, ड्रग भी ब्लड के साथ वहां तक जाएगा। वहां पे ज्यादा ब्लड जा रहा है तो ज्यादा ड्रग भी वहां पे पहुंच रहा है। पर ऐसा ऑर्गन जैसे हमारे स्किन, मसल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो उतना ज्यादा नहीं रहता है, तो इसकी वजह से वहां पे भी ड्रग भी बहुत कम पहुंचेगा। वहां उस एरिया में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम रहेगा। तो हमें पता चला ब्लड फ्लो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगा किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में, उतना ज्यादा वहां पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन उतना बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिलरी परमेबिलिटी के बारे में। कैपिलरी परमेबिलिटी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिलरी कितने टाइप के होते हैं। अगर हम देखें तो कैपिलरी मेजरली 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपिलरीज है ये पूरी तरह टाइट है, जबकि यहाँ पे हल्का हल्का सा गैप टाइप का है, यहाँ पे स्पेस कम है जहां से ड्रग निकल सकता है। और यहाँ पे पूरा अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे लार्ज गैप्स है इन सेल्स के बीच में, इन कैपिलरीज के बीच में। तो अगर हम देखें तो इस टाइप के कैपिलरीज को कहते हैं कंटिन्यूअस। इस टाइप के कैपिलरीज को कहते हैं फेनिस्ट्रेटेड, और इस टाइप के कैपिलरीज को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस, फेनिस्ट्रेटेड और डिसकंटिन्यूअस। अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को अगर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रग अगर है, इस पॉइंट पे कोई ड्रग्स है ब्लड फ्लो के दौरान कैपिलरीज में, तो यहाँ पे निकलने के लिए इसका स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे टाइट जंक्शन है जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाएगा, यहाँ पे निकलने में इसको प्रॉब्लम होगी। मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई कैरियर होगा, ये कोई ऐसा एंजाइम होगा, ऐसा कोई मीडिएटर होगा जो इस ड्रग को यहाँ पे ला सके। ठीक है, यहाँ पे कोई कैरियर, एंजाइम या मीडिएटर की जरूरत है जो ड्रग को आराम से क्रॉस करवा सके। फेनिस्ट्रेटेड में यहाँ पे चूंकि गैप ज्यादा टाइट नहीं है, यहाँ से आराम से क्रॉस हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पे उतना बेटर नहीं रहता। बट अगर हम डिसकंटिन्यूअस के देखें, यहाँ पे बहुत सारे गैप है, लार्ज गैप है, जिससे ड्रग आराम से क्रॉस कर सकता है। तो इस टाइप के कहां पे होता है, जैसे हमारा लिवर या दूसरे टिश्यूज में, यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस रहता है। फेनिस्ट्रेटेड जैसे हमारे किडनी में हो गया, और कंटिन्यूअस टाइप के कैपिलरीज होते हैं हमारे ब्रेन में। इन सब ऑर्गन्स में हमारा डिफरेंट टाइप के कैपिलरीज होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। अगर कहीं पे डिसकंटिन्यूअस टाइप का कैपिलरी हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर अगर कंटिन्यूअस रहा तो वहां पे बहुत कम होगा। इसका क्या बेनिफिट है, अगर हम सोचें कि कोई पेशेंट को सेप्टिक शॉक लगा,
सेप्टिक शॉक में क्या होता है, ऐसा कंडीशन है जहां पे किसी इंफेक्शन की वजह से ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो ब्लड को फ्लो कम होने की वजह से हमें चाहिए कि हमारा बॉडी ट्राई करता है कि उस ऑर्गन में ज्यादा से ज्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो वहां पे वो बहुत ही ज्यादा अपने कैपिलरीज को लीक करने लग जाता है। कैपिलरी लीक करता है जिससे हमारे ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाता है और टिश्यूज में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमारे ब्रेन में हम ऐसे ऐसे ड्रग भी हो सकता है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करे। इसलिए भी कैपिलरीज कंटिन्यूअस टाइप के इसीलिए होते हैं कि कोई पर्टिकुलर लिपोफिलिक ड्रग ही इसको क्रॉस कर सके। अगर कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग होगा तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाइड्रोफोबिक ड्रग ही इस टाइप के जंक्शन को क्रॉस कर पाता है। बहुत सारे ड्रग जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है वो इसी कैपिलरीज की वजह से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर हम प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में देखें तो हमारे ब्लड में बहुत टाइप के प्रोटीन है जिसमें से एक मेजर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ये हमारा अगर ब्लड वेसल माने, यहाँ पे हमारा लिवर हो गया, ये एल्ब्यूमिन जो होता है ये हमारे लिवर से बनता है, ठीक है। और ये अगर हमारा किडनी हो गया, किडनी क्या करता है, इसी प्रोटीन को एक्सक्रीट होने से रोकता है। अगर किसी का अच्छा फंक्शन किडनी रहा तो वो इस किडनी के हेल्प से अपने एल्ब्यूमिन को रोक सकता है। जिन पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी से एल्ब्यूमिन बहुत ही जल्दी एक्सक्रीट हो जाता है। मान लेते हैं ये हमारा एल्ब्यूमिन हुआ, ये स्टार शेप में मान लेते हैं हमारे एल्ब्यूमिन हुए। तो कुछ ड्रग की टेंडेंसी क्या होती है, वो एल्ब्यूमिन से आके बाइंड कर जाते हैं। सारे नहीं, पर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाते हैं। अगर कोई ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड कर रहा है तो क्या होगा, अगर मैंने इस ड्रग को अपने पास पकड़ के रखा है, बाइंड करके रखा है, तो ये ड्रग सेल में क्रॉस ही नहीं हो पाएगा। क्रॉस नहीं होगा तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कुछ अगर सेल है यहाँ पे तो बहुत ही कम फ्री ड्रग्स रहेंगे जो सेल के रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन शो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही कम फ्री ड्रग रहेगा। यहाँ पे फ्री ड्रग क्या हो गया, कम हो गया। इससे क्या होगा, एक्शन बहुत ही स्लो होगा। ठीक, तो इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जैसे जैसे ये ड्रग खत्म हो रहा है, जो फ्री ड्रग खत्म हो रहा है, तो प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाउंड था वो इसको छोड़ देगा, एक एक करके वो उसको छोड़ता रहेगा। तो ये एज अ रिजर्वोयर भी काम कर रहा है। इन ड्रग को रिजर्व करके रख दिया कि जब ये खत्म होगा तब मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा। तो ये लॉन्ग एक्ट करेगा। ये जो ड्रग है इसकी एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगी। अगर ये फ्री ड्रग 2 घंटे में खत्म हो रहा है तो उसके बाद ये एल्ब्यूमिन थोड़ा 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 करके छोड़ेगा और 2 घंटे एक्ट करेगा। जो ड्रग 2 घंटे एक्ट करना था वो 4 घंटे एक्ट कर रहा है। तो इससे हमारे ड्रग के डोज भी अच्छे हो सकते हैं। किसी पेशेंट को दिन में 4 बार ड्रग देने से अच्छा एक बार ड्रग दें जिससे वो लॉन्ग टाइम तक कर सके। तो इस टाइप के ड्रग की एक्टिविटी बहुत लॉन्ग रहता है। तो इसके एक्शन क्या हुआ, बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहा। अगर हम देखें किसी पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम है, उसकी लिवर टॉक्सिसिटी, लिवर सिरोसिस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन बनना कम हो जाएगा। अगर हम एल्ब्यूमिन को कम कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड में कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिससे बहुत जल्दी क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को और सेल में हाइपर एक्टिविटी शो करने लगेगा। या किसी पेशेंट को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा अपने बॉडी से एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट करने लगेगा। फिर उसी कंडीशन में भी क्या होगा कि एल्ब्यूमिन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। जहां पे एल्ब्यूमिन कम हो गया वहां पे फ्री ड्रग बढ़ जाएगा। फ्री ड्रग बढ़ेगा तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रैपिड एक्शन होगा, ठीक है। और एक्शन क्या होता है, लॉन्ग, बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। जहां पे यहाँ पे एक्शन लॉन्ग टाइम के लिए है, बट यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग एक साथ आ गया तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग के बेनिफिट भी है और
नेगेटिव भी है। अगर ये बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए दिखा रहा है, ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट हुआ। अगर प्रोटीन नहीं हो रहा है, ये एल्बुमिन नहीं हो रहा है, तो इससे क्या टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। इसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। हमें पता है कोई ड्रग, ये हमारा टिश्यू ब्लड वेसल है, ये हमारा सेल है। कोई ड्रग अगर लार्ज मॉलिक्यूल का हुआ, वो बहुत ही रेयरली इस पे सॉल्युबल हो पाएगा जिससे वो क्रॉस कर पाए, ठीक है। अगर ये लिपोफिलिक होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी लिपोफिलिक हुई, तो ये आराम से क्रॉस कर पाएगा। अगर ये हाइड्रोफिलिक हुआ तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मींस साइज हमें स्मॉल चाहिए, साइज स्मॉल चाहिए और लिपोफिलिक चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। जो है ब्लड फ्लो, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिलरी परमेबिलिटी में जितना ज्यादा गैप होगा उतना बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तीसरा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर ड्रग में, अगर ब्लड में प्रोटीन है तो फ्री ड्रग कम रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन शो कर पाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर कोई लार्ज ड्रग का साइज है तो वो कम सॉल्युबल होगा, वो क्रॉस कम कर पाएगा। अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है तो वो जल्दी सॉल्युबल होके अपना एक्शन शो कर सकता है। और लिपोफिलिक भी होना चाहिए जिससे वो हमारे ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर सके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स जिससे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए थ्योरेटिकल रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। मींस ये एक थ्योरेटिकल रेशियो हुआ, इसीलिए इसको एपरेंट वॉल्यूम भी कहा जाता है। इसका एक्चुअली में रियल लाइफ में एज सच इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, जो कि एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम देखें हमारी बॉडी में 42 लीटर ऑफ ब्लड है या फ्लूइड है, जिसमें ईसीएफ में और आईसीएफ में डिवाइडेड है। ईसीएफ को फर्दर प्लाज्मा और इंटरस्टिशियस फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसके अलावा 42 लीटर में डिवाइड होता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, मानते हैं ये कोई ग्लास है जिसमें मैं 10 mg सॉल्ट ऐड कर रहा हूं। 10 mg सॉल्ट ऐड किया, फिर थोड़ी देर बाद इसको डिसॉल्व करके मैंने इसका थोड़ा सा सैंपल निकाला और इसका कंसंट्रेशन फाइंड किया, तो मुझे पता चला कि इसका कंसंट्रेशन है 5 mg पर लीटर। अगर इसका कंसंट्रेशन 5 mg पर लीटर हुआ तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा फॉर्मूला से, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कितना अमाउंट दिया गया 10 mg और कंसंट्रेशन क्या है 5, मींस ये 2 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 mg ड्रग को हमने 2 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, तभी हमारा 5 mg पर लीटर का कंसंट्रेशन हमारे सामने पहुंचा। अगर कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में ही रहते हैं, ना वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, ना ही वहां से सेल्स में पहुंचते हैं। अगर हम देखें, ये हमारा ब्लड वेसल हुआ, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर इसके बाद ये सेल। कुछ ड्रग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ प्लाज्मा में ही रहा होगा। तो अगर मानते हैं मैंने एक ड्रग दिया जो है 40 mg, फॉर एग्जांपल हिपेरिन। हिपेरिन सिर्फ प्लाज्मा में ही रहता है, वो प्लाज्मा से बाहर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके ब्लड वो मॉलिक्यूल साइज बहुत ही हाई रहता है। तो अगर यहां पे देखें तो इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ड्रग दिया 40, अब मैं देने के थोड़ी देर बाद चेक कर रहा हूं उसका कंसंट्रेशन आ रहा है 5 mg पर लीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना हुआ 8 लीटर। तो यहाँ पे तो अगर इस टाइप से देखें तो हमारा प्लाज्मा में तो 4 लीटर ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 लीटर आ रहा है।
ठीक है। तो इस टाइप से कई ऐसे भी होता है जहां पे हमें एक्चुअली जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरोक्विन की बात करें, मलेरिया में जो ड्रग होता है क्लोरोक्विन, इसका जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो होता है 200 to 800 लीटर पर केजी। अगर 1 केजी में इतना वाटर या इतना डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो अगर किसी पर्सन का वेट 100 केजी हुआ तो उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा। इसलिए ये एपरेंट वॉल्यूम है, सिर्फ ये मेजरमेंट के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही देखा जाता है। अगर कोई ऐसा ड्रग है जो दोनों में बाइंड कर रहा है, मानते हैं दोनों का अगर हम वॉल्यूम निकाल के अगर उसका एक कंसंट्रेशन निकाले तो हमें पता चलेगा कि कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए, कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर कोई ड्रग तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान ली यहाँ से कोई ड्रग यहाँ पे आया तो ये सिर्फ इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर कोई ड्रग इसको क्रॉस करके फिर सेल में भी पहुंच रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में हुआ। फिर हमने इन तीनों का डिफरेंट जगह से इसका कंसंट्रेशन निकाला, फिर एक एवरेज कंसंट्रेशन फाइंड किया इन तीनों का, अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग सेल से एक एवरेज कंसंट्रेशन निकाला। फिर हमने देखा कि टोटल हमने कितना ड्रग दिया है उस पर्सन को, फिर वो टोटल ड्रग हमने देखा, फिर एवरेज जो तीनों का कंसंट्रेशन आया उसका एवरेज निकाल के हमने फिर उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। तो जैसे अगर हम आगे देखें कि क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है जिससे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकता है। अगर हम देखें कि क्या क्या है, तो सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो सबसे फर्स्ट है साइज। जैसे हमने हेपेरिन के केस में देखा, वो ब्लड वेसल को क्रॉस ही नहीं कर सकता क्योंकि वो हाई मोलिकुलर साइज है उसका, तो इसीलिए साइज जो इसको अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है लिपोफिलिसिटी। अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक होगा वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता, मेम्ब्रेन तो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, इसलिए हमें लिपोफिलिक ड्रग चाहिए जिससे वो उसको क्रॉस कर सके। थर्ड है प्लाज्मा बाइंडिंग। प्लाज्मा बाइंडिंग अगर हम फिर से इसी को समझे कि यहाँ पे जो हमें कंसेंट्रेशन 5 mg पर लीटर मिला, अगर यहाँ पे बहुत सारे ड्रग प्लाज्मा से बाइंड हो जाए तो उसका कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर बहुत सारे ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जा रहा है तो वहां पे फ्री ड्रग तो बहुत कम हुआ। अगर फ्री ड्रग कम होगा तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ेगा देखते हैं। मानते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग हमने तो 40 mg दिया, पर सिंस मोस्ट ऑफ द ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड हो चुका है तो फ्री ड्रग कम हुआ तो उसका कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं 2 mg आ गया तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 20 लीटर। जहां पहले 8 लीटर आ रहा था, इससे पहले इस केस में 40 और 5 mg पर लीटर में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया 20 लीटर। तो इससे पता चल रहा है कि ये रिलायबल सोर्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये जहां पे हमारा 8 लीटर आ रहा था वहां से 20 लीटर हो चुका है। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों यूज होता है। इसका यूज मेनली देखा जाता है कि कोई ड्रग का क्या डोज होना चाहिए, किस डोजेस फॉर्म में देना चाहिए, क्या वो ओरली दिया जा सकता है या उसका कोई रूट चेंज करना पड़ेगा। तो इसी सब चीज के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जा सकता है। डिफरेंट फैक्टर्स पे उसको मेजर किया जाता है और इसको हमारे रियल लाइफ में यूज किया जाता है। थैंक यू।